आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि भारत द्वारा जब एयर स्ट्राइक की गई थी 2019 में और अब जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से अपने कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों को फोन लगाकर इन सब पूरी घटनाओं की ब्रीफिंग दी थी। जैसे इजराइल को, अमेरिका को, इसके अलावा रशिया और कुछ मामलों में फ्रांस को भी हम लोगों ने ब्रीफ किया था। ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला था इजराइल के मामले में। जब इजराइल द्वारा भी हमास के ऊपर रिटेलिएट करने के लिए अटैक किया गया तब उन्होंने भी भारत को फोन लगाकर पीएम मोदी से बातचीत की थी और सारी चीजों की जानकारी दी थी। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपने मित्र राष्ट्रों को कॉन्फिडेंस में ले सकें, उन्हें सारी चीजों की सच्चाई बता सके, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक मौका होता है कि देखिए हमने इन्हें बता दिया था, कॉन्फिडेंस में लिया था, प्रॉब्लम क्या थी, कार्रवाई क्यों की गई, इन सब की जानकारी दी गई थी। ऐसे ही कुछ अब भारत के साथ लगातार होने लगा है। आप सभी को याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मीटिंग कंडक्ट की थी, उसके तत्काल बाद पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन लगाकर इसकी संपूर्ण जानकारी दी थी। अब ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला है फ्रांस के द्वारा भी। इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली अपने यूरोपियन राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग की जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर डिस्कशन किया गया। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोन पर बात की है और न केवल बात की, इन्होंने हिंदी में एक ट्वीट करके इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में भी रखी है। आप सब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाए हैं जैसे कि ट्रेड हो गया, टैरिफ हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, साथ ही 2026 में 2025 की तरह ही पेरिस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट होगा इसको लेकर भी जानकारी दी। G7 को लेकर बातचीत की क्योंकि 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस से ही करने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये सारी बातें करके उन्होंने न केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की बल्कि यहाँ पर कुछ बातें भी इनडायरेक्ट वे में रख दी। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में खुलकर कुछ नहीं कहा जाता और जो खुलकर कह देते हैं उनकी कोई ज्यादा वैल्यू बचती भी नहीं है। इस समय आप ट्रंप को देख रहे हैं, वो सारी चीजें इशारों में कहने के बजाय अपने मुंह से ही सारी कुछ चीजें कह देते हैं तो उन्हें रिलायबल नहीं माना जाता। आपने नोटिस किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, व्लादिमीर पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग जैसे राष्ट्राध्यक्ष हो, ये कभी भी अपने मुंह से इतना बड़बोलापन शो ऑफ करते ही नहीं है। आज तक चाइना के राष्ट्रपति ने भारत के साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए, भारत का नाम, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम कभी अपने मुंह से नहीं लिया, ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया। लेकिन सारी कुछ चीजें ग्राउंड जीरो पर होती है और साथ ही इशारों में होती है। तो यहाँ पर जो मैक्रो ने इशारा दिया है ये क्लियर है। आप सभी जानते होंगे कि ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर न केवल खुद के स्तर पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है बल्कि वो भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन को भी अपने साथ लेना चाहते हैं। अब फ्रांस की अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा प्लेयर है इस समय। इनके अतिरिक्त ब्रिटेन भी था लेकिन ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है, वो अलग हो चुका है। तो सबसे मजबूत प्लेयर यही है। इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश हैं जो कि भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि मेलोनी जी ने फोन लगाकर कॉन्फिडेंस में तो नहीं लिया लेकिन उनकी बात अलग है, उन्हें इस मामले में छूट है, वो कभी भी फोन लगाकर भारत को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर सकती हैं। इसके अलावा मैक्रो के इस इशारे को थोड़ा और भी गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। अमेरिका एक समय ताइवान के मुद्दे पर चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो यूरोपियन यूनियन का साथ चाहता था। बिल्कुल आज जैसी ही स्थितियां तब भी थी, लेकिन तब यूक्रेन की जगह ताइवान था, डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन थे और भारत की जगह चाइना था। उस समय इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना का एक विजिट किया था और चाइना के विजिट के दौरान ही उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए ताइवान के साथ जो मुद्दा है वो चाइना का है। चाइना और ताइवान को आपस में इस मुद्दे का हल निकालने दीजिए। हमें यानी यूरोपियन यूनियन को अमेरिका का पिछलगू बनने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका क्या सोचता है इस मुद्दे पर ये उसका अपना व्यू पॉइंट है, हमें उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कहा था कि अब हमें अमेरिका की निर्भरता हमारे ऊपर से समाप्त करनी पड़ेगी। इवन ट्रेड के लिए भी अमेरिकन डॉलर के बजाय हमें अपनी खुद की करेंसी यूरो का इस्तेमाल करना होगा। रिसेंटली आप लोगों ने यह भी नोटिस किया होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रफाल को लेकर एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर चुकी थी, उस दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने ये ट्वीट किया था, रफाल इज कॉलिंग यू। वो कहना चाहते थे कि F-35 के बजाय रफाल को आप चुनिए और ये इतना कैपेबल है कि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। इसके अलावा आप सभी को ये बात भी याद होगी जब शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ्स इंपोज किए गए थे, उस समय इमैनुअल मैक्रो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया था कि देखिए बायलैटरल ट्रेड में हमेशा अमेरिका उन माध्यमों को काउंट नहीं करता जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम सभी देशों से अमेरिका अपने यहाँ पर ले जाता है, जिसमें उसकी सोशल मीडिया वगैरह बिग टेक कंपनियां होती है
लीजिए या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ले लीजिए, ये लगभग दुनिया के सभी देशों में ऑपरेट करती है और इससे भारी भरकम रेवेन्यू अपने यहाँ पर लेकर जाती है। लेकिन इसे बायलैटरल ट्रेड में कभी भी काउंट नहीं किया जाता और हमेशा ही ट्रेड डेफिसिट के नाम पर ये लोग रोने लगते हैं। तो क्या अब हम लोगों ने इस ट्रेड को भी बायलैटरल ट्रेड में काउंट करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा कर देते हैं तो भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट उतना रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एटलीस्ट इमैनुअल मैक्रोन ने खुलकर कह दिया है कि अमेरिका भारत के साथ चाहे संबंधों को खराब करने की कोशिश करे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन को भी अपने साथ लेकर भारत के साथ संबंधों को खराब करने की कोशिश करे, लेकिन फ्रांस उसका मोहरा नहीं बनेगा और वो भारत के साथ अच्छे संबंधों को आगे भी मेंटेन करके रखेगा।